और वो सरकार, जिस सरकार ने झूठे वादे किए, झूठ बोलने की फैक्ट्री है बीजेपी, जहां पे सब कुछ झूठ बोला जाता है, ऊपर से नीचे तक झूठ बोला जाता है। कोरे आंकड़े दिए जाते हैं, आंकड़ों में अस्पताल बनाए जाते हैं, आंकड़ों में नौकरी दी जाती है, कागज पे झूठ बोला जाता है। और इंतहा तो तब हो गई जब योगी आदित्यनाथ अपने को संत कहते हैं और जब सदन में पूछा जाता है, विधान परिषद में, कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई, तो लिख के भेजा जाता है, सरकार लिख के देती है, एक भी मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इसलिए आज चुनाव है और चुनाव में बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही, वर्चुअल रैली चल रही है। और मैंने तो पूरे पूरब से लेकर पश्चिम तक घूमा है। जितना अच्छा माहौल वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में है, इससे अच्छा माहौल कभी मैंने नहीं देखा था, पूरब से पश्चिम तक। और जिस तरीके से आज बजट आया है केंद्र की सरकार का, बजट तो एक छलावा है, बजट में कुछ नहीं है। दूसरी बार केंद्र की सरकार बनी, बजट में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। इसलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों पे चलते हुए दाम मादो नीति के तहत ही उन्होंने घोषणा की है। और प्रारंभ भी जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शुरुआत भी की थी कि गरीबों को 10 रुपए में भोजन मिले। और इस बार तो उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी, सभी गरीबों को 10 रुपए में भरपेट समाजवादी थाली देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है। और यही नहीं, बिजली 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली देने का काम किया है, वादा किया है। और साथ ही साथ में गरीब महिलाओं को, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो पिछली 55 लाख अब उन्होंने कह दिया है, जो 500 रुपए मिलता था जिसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है, उसको अब 18,000 रुपए साल देने का काम करेंगे, 1,500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये है मदद, ये है संवेदनशीलता। इन्होंने तो घरों में रखे, जो हमारी माताएं बहनें पैसा रखती थी अपने बच्चों के लिए, अपने बीमार होने पे या लड़की की दवा, उसके लिए, शादी ब्याह बारात के लिए, नोटबंदी के दौरान तो निकलवा लिया। क्या उसके बाद में कभी सोचा कि उनकी पैसे हैं कि नहीं हैं? और जो बैंकों में पैसा जमा हुआ उसको किसी से छुपा नहीं है। ये काला धन लाने की बात करते थे, 1 नंबर का गांव गरीब किसान का पैसा जो बैंकों में नोटबंदी के दरमियान जमा कराया गया, वो भी पैसा लेके विदेशों में लोग चले गए। और जिस तरीके से सिंचाई मुक्त का वादा किया है, सिंचाई मुक्त, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने तो किसानों का 5 लाख का बीमा भी कर दिया था, वही तो बीमा चल रहा है। इन्होंने तो कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, क्या 10 लाख का बीमा कर दिया आपने? नहीं किया। किसानों को तो कुचलने का काम किया है। किसानों को तो जिस तरीके से कुचलने का काम किया है, सभी के छुपा नहीं है। किसानों को लखीमपुर में किस तरीके से दर्दनाक तरीके से गृह मंत्री के, कोई नहीं, गृह मंत्री के बेटे ने, पहले गृह मंत्री ने धमकी दी, उसके बाद में किसानों को कुचलने का काम जीप से हुआ है। ऐसा अंग्रेजों की भी सरकार में नहीं होता था। एक रमन कश्यप पत्रकार था, उसकी भी हत्या करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनका स्मारक भी बनाया जाएगा और 25-25 लाख रुपए भी देने का काम किया जाएगा। ये है समाजवादी। हमें पता है, कोरोना काल में भी देखा है
कोरोना काल में जब कोई मदद के लिए नहीं आया था, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने श्रमिक उत्तर प्रदेश में पैदल चलते हुए मौत हो गई थी, उनको 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। 3 लोगों के यहां मैं स्वयं गया था, हरदोई जनपद में 3 लोगों के यहां चेक देके माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए से मदद करने का काम किया था। कहां चली गई बीजेपी की सरकार जो श्रमिकों की बात करती है? कहां चली गई? वे श्रमिक पैदल चल रहे थे, रास्ते में न खाने को था, किसी के पैर में चप्पल नहीं थी। कितने बच्चे, कितने ने अपने को रास्ते में छोड़ दिया भूखे प्यासे। किसी का माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का बच्चे को लोग अपने माँ सीने से लगा के चलती रही कि हो सकता जीवित हो जाएगा, लेकिन ये दर्दनाक मंजर ये लोग नहीं महसूस करेंगे जिनके परिवार नहीं है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि राजा उसको होना चाहिए जिसके परिवार हो। जो परिवार नहीं चला सकता वो सरकार नहीं चला सकता। इनको नहीं दर्द है कि कितने माँ बाप बच्चे रास्ते में पैदल चल रहे थे। माननीय एक संवेदनशील व्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने मदद करने का काम किया। एक बच्ची थी जो नो मैंस लैंड पे श्रमिक थी, महिला, उसकी बच्ची हो गई, उसकी डिलीवरी हो गई, उसकी भी मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे स्वयं भेजा। मैं गया वहां बलहा में मदद करके या बहराइच में करने का काम किया। ये है माननीय अखिलेश यादव जी की संवेदनशीलता। और ये लोग ये तो केवल जातियों में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, गोत्र में बांटेंगे। आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए तो पति पत्नी में भी बांटने का काम ये लोग करते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को बता देते थे कि एक जात की सरकार है, और माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में इन्होंने बदनाम करने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी को। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को काम करने का काम किया। उनका मंत्रिमंडल देख लीजिए, उनकी नौकरियों की भर्तियां देख लीजिए, उनकी योजनाएं देख लीजिए। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को योजनाओं में लाभान्वित करने का काम किया, लेकिन बदनाम कर दिया। कहा 58 एसडीएम यादव हो गए। तो मैंने तो सदन में कई बार मांगा वो 58 एसडीएम सूची दे दीजिए मुख्यमंत्री जी, जो आप प्रचारित करते थे कि 58 एसडीएम यादव हो गए। आज तक उन्होंने पटल पे सूची नहीं रखी। मैंने कहा वो 58 भर्ती हो गए थे गलत, उनको बर्खास्त कर दीजिए। आज तक कहीं सूची ही नहीं थी। अब जब चुनाव चल रहा था तो प्रकाशित होती थी। सोशल मीडिया आईटी सेल पे पैसा खर्च करते हैं, आईटी सेक्टर पे झूठ फैलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। नहीं 58 एसडीएम की सूची है, केवल भ्रम फैलाया गया था, झूठ फैलाया गया। कहा एक जात के कलेक्टर हैं और हमारे छोटी छोटी जातियों को बरगलाने का काम किया। चाहे कश्यप हो, चाहे निषाद हो, प्रजापति हो, राजभर हो, चौहान हो, नाई हो, सविता हो, विश्वकर्मा हो, और चौरसिया हो, भुर्जी हो, पाल हो, बघेल हो, दर्जी हो, नाई और हमारे राजभर हो, सभी जातियों को, बंजारा हो, अरकवंशी हो, बारी हो, इनको सबको बरगलाने का काम किया। कहा अरे भाई हमारी सरकार बनाओ, हम आपके बच्चों को कलेक्टर बनाने का काम करेंगे। तो मैंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में खोज लिया, पूरे उत्तर प्रदेश को घूम लिया। आप बताओ कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर है क्या? बताओ है कहीं प्रजापति का बेटा कलेक्टर है? कहीं भुर्जी का बेटा कलेक्टर है? कहीं पाल का बेटा कलेक्टर है? कहीं बंजारा का बेटा कलेक्टर है? कहीं मौर्य का बेटा कलेक्टर है? नहीं है। मौर्यों के नाम पे सरकार बनाई थी, पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाई थी, दलितों के नाम पे सरकार बनाई थी। क्या आज हालत बना दी इन्होंने पिछड़े दलितों की? आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण घोटाले किए जा रहे हैं। कहते हमने संवैधानिक आयोग बना दिया पिछड़ा वर्ग। क्या संवैधानिक आयोग बना दिया आपने पिछड़ा वर्ग? जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, तो क्यों नहीं न्याय दिया आपने? नहीं न्याय दिया। लोग लाठियों से पिटते रहे, लाठियों से यही आरक्षण के नाम पे लोग मांग करते, पीटने का काम किया गया। एक मुक्ता कुशवाहा लड़की थी, उसको पीटने का काम किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो हमारे केशव प्रसाद
जो उप मुख्यमंत्री बताते हैं अपने को, कहते हैं हम उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस मुक्ता कुशवाहा को बचा नहीं पाया योगी जी की लाठियों से। एक कहते हैं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं स्वतंत्र देव जी, कहते हैं हम पटेलों के नेता हैं। एक पटेल बिरादरी के कर्मचारी ने रिट्वीट कर दिया था सचिवालय के, उसको बर्खास्त कर दिया गया, बचा नहीं पाए, बचा नहीं सकते। वहां मंत्री रह के भी कोई अपनी बहन बेटी की भी इज्जत नहीं बचा सकता। साहू परिवार की, राठौर परिवार की 5 हत्याएं हो गई थी प्रयागराज में, वो बेचारी आज तक न्याय के लिए तड़प रही। मुख्यमंत्री ने वादा कर दिया था, कहा नौकरी दे देंगे, आज तक नौकरी नहीं दी। ये नौकरी क्या देंगे, ये तो झूठे आंकड़े पेश करने का काम करते। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हो गया, और रोजगार मांगने पे आपने देखा होगा प्रयागराज में किस तरीके से हमारे छात्र नौजवानों पे लाठियां बरसाने का काम किया गया। ऐसा अंग्रेजों की भी सरकार में नहीं होता था। आतंकवादियों जैसा व्यवहार हमारे छात्र नौजवानों के साथ में किया गया। बताइए, एक भी पर्चा अयोग्य मुख्यमंत्री एक भी परीक्षा नहीं करा पाए। लगभग 20 भर्तियां कैंसिल हुई हैं, 20 भर्तियां कैंसिल हुई हैं, उनके पेपर लीक हुए हैं। और एक तो अभी लेटेस्ट जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 20 लाख लोग बैठे थे, जो पर्चा लीक हुआ। इनको दुख दर्द नहीं है, इनको नहीं पता, क्योंकि गांव गरीब किसान के बेटे नौकरी के लिए जाते हैं। कोई उद्योगपति का बेटा नौकरी के लिए नहीं जाता है। किसान परिवार के लोग जाते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, दिल्ली और बंबई, जाके वहां तैयारी करने का काम करते हैं, उन पे लाठियां देने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार बेरोजगारी में 1 नंबर पे हो गई, और जिस तरीके से पेपर लीक करने में 1 नंबर पे हो गई। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया है कर्मचारियों के हित में, कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम जो पुरानी पेंशन है उसको भी बहाल करने का काम करेंगे और पुरानी पेंशन देने का काम करेंगे। और उन्होंने ही इस पे, जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ही इसको कमेटी बनाई थी इसकी। मैं स्वयं उस कमेटी में था, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, अटेवा संघ के लोग आए थे, और उसमें कई लोगों को कई निर्णय और भी हुए जो उनकी मांगे थी। उसमें मृतक, अगर कोई किसी की मौत हो जाती है कर्मचारी की, तो उसके परिवार को पेंशन देने का कानून माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी जमाने में बना दिया था जब मुख्यमंत्री थे। और भी ये पेंशन लागू करने के लिए उन्होंने कमेटी बना दी थी। और अब तो कह दिया है कि जब सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। और साथ ही साथ में आज महंगाई चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया, गैस सिलेंडर 1000 को पार कर गया, और साथ ही साथ में हमारे सरसों का तेल 200 रुपए का। ये गैस सिलेंडर जो दिया है ये चंद उद्योगपतियों की मदद के लिए दिया है, गरीबों की मदद के लिए नहीं दिया है इन्होंने। अगर गरीबों की मदद के लिए दिया होता तो 350 का सिलेंडर 1000 का नहीं होता, 350 का सिलेंडर 100 रुपए में या 50 रुपए में भराने का काम करना चाहिए था। और डीजल पेट्रोल 35 रुपए में देने की बात करते थे, आज सैकड़े को पार कर गया। सरसों का तेल 200 रुपए का, गांव गरीब के लोग कैसे सरसों का तेल खाएंगे। ये चाहते हैं चंद उद्योगपतियों का रिफाइंड बिके, सरसों का तेल ना बिके। और जो मिलावटी है जिससे बीमार होंगे, और बीमारी के बाद में ये दवाई कंपनियों से भी टाइप रखे हैं कि दवाई भी गांव, इस देश के मुल्क के लोगों को इतना गरीब बना दो कि वो 5 किलो अनाज पे जीवित रहें, 5 किलो अनाज पे, इतना दाने दाने को मोहताज कर दो। ये ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं कि दाने दाने को, अरे 5 किलो अनाज तो हमारे गांव किसान परिवार के खेत में कीड़े मकोड़े और चिड़िया खा जाती है, और सांड चर के जा रहे हैं, उसका तो हिसाब ही नहीं है। बताओ, अरे ये किसान देवता है, किसान के ही खेत में लोग चिड़िया भी खाती हैं, जानवर भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं।
किसी उद्योगपति के घर में 5 किलो या 5 किलो बोरी से निकालने का काम तो करो, अभी पता लग जाएगा। लेकिन किसान का बीमा नहीं होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, जिन किसानों की मौत हुई है साड़ों से, उनकी भी मदद करने का काम, 5-5 लाख रुपए देने का काम करेंगे। ये है माननीय अखिलेश यादव जी की संवेदनशीलता। महंगाई, जीएसटी लगाने से तो सारी चीजें महंगी हो गई। और कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे क्या काम किया आपने? माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यवस्था हो सकती थी कानून व्यवस्था के लिए, वो 100 नंबर देने का काम किया। पूरे कोरोना काल में 100 नंबर ही तो काम कर रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर शानदार देने का काम किया। पूरे देश में ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है। अगर इससे अच्छा हेडक्वार्टर होता तो देश के प्रधानमंत्री को डीजीपीओ की मीटिंग लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव द्वारा बनाए हुए संस्थान में नहीं करानी पड़ती। माननीय अखिलेश यादव जी की सोच, माननीय अखिलेश यादव जी का विजन और माननीय अखिलेश यादव जैसा काम अभी देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। लोक भवन आप देखिए, शानदार बिल्डिंग लोक भवन बनाई। जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण के नाम पे कितना बड़ा बनाने का काम किया। नदियों पे काम किया, गोमती रिवर फ्रंट पे काम किया, यमुना पे कॉरिडोर बनाया, वरुणा कॉरिडोर बनाया। इन्होंने तो गंगा सफाई का ठेका लिया था, तो गंगा साफ नहीं हुई, गंगा मैली हो गई इनकी पापियों के पाप धोते धोते। इसलिए इनका कोई विजन नहीं है। इनका विजन होता तो उनके बीजेपी के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की अगर मूर्ति लगानी पड़ी तो इनको कहां लगानी पड़ी? जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने लोक भवन बनाया था, शानदार बिल्डिंग, वहां लगानी पड़ी। इनका कोई 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं है। इनके पास 5 अस्पताल नहीं बता सकते, न 5 मंजिल बिल्डिंग लखनऊ की राजधानी में बता सकते। अगर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर सब कुछ दिया है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी चाहे 108 हो, एम्बुलेंस हो। इसी लखनऊ की राजधानी में नेताजी ने लोहिया अस्पताल दिया था और उसको बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने इंस्टीट्यूट से लेकर और पीजीआई लेवल तक का बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। पीजीआई का एक्सटेंशन किया और राजनारायण हॉस्पिटल बनाया और साथ ही साथ में यहां पे कैंसर का हॉस्पिटल सबसे बड़ा बना खड़ा किया और केजीएमयू में एक्सटेंशन किया और गोरखपुर में भी एम्स बना। तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि गोरखपुर में एम्स बना, लेकिन चला नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री जी नहीं चला पाए। और साथ ही साथ में कानून व्यवस्था, इन्होंने तो कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, न कचहरी में व्यक्ति सुरक्षित। कचहरी में हमारी बहन थी जो बार काउंसिल की अध्यक्ष थी, आगरा की कचहरी में मार दी गई गोली से। बिजनौर में जज को टेबल के नीचे छुपना पड़ा, जज के चैम्बर में गोलियां चली, जेल में गोलियां चली। और गोरखपुर में भी व्यापारी की हत्या हो गई, एक व्यापारी की हत्या हुई, एक व्यापारी का अपहरण हुआ। और हाथरस में तो हमारी दलित बिरादरी की बेटी के साथ में जो हुआ, वो देश और दुनिया ने देखा कि रात के 12 बजे बिना परिवार के जबरदस्ती रात के 12 बजे पेट्रोल डाल के जला दी गई। उन्नाव में भी एक बेटी जिंदा जला दी गई थी। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से कोई व्यक्ति अगर धरने पे जाके अकेले बैठ गया, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो विधानसभा के सामने बैठ गए। और उन्नाव और पंचायत चुनाव में तो आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं का चीर हरण किया गया और किस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया। और साथ ही साथ में जिस तरीके से हमारे किसानों के साथ में भी कुचलने का काम हुआ, उनके लिए कीले लगवाए, कांटे लगवाए, ताल लगवाए और 700 किसानों की मौत हो गई। इस बेरहम
और निर्दयी सरकार, संवेदनहीन सरकार ने एक बार भी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। इसलिए जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया हर फसल का एमएसपी देंगे, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में आप बताइए, कोरोना काल में नहीं देखा क्या, कितने लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे थे, कितने लोगों को अस्पताल नहीं मिला, कितने लोगों को बेड नहीं मिला। और जिस तरीके से कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ है, दवाइयों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी किसी से छुपा नहीं। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, दुराचारियों की सरकार है। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्वास्थ्य सेवाओं में 108, 102 चला दिया। ये किसको कल्पना, किसी ने नहीं कल्पना, कभी नहीं सोचा होगा कि बीमार होने पे गांव गरीब, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम लोग जानते हैं, कोई रात में बीमार हो जाता था तो झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने का काम करता था। किसी के पास गाड़ी नहीं, साधन नहीं, रात में मिलता नहीं था। ये कोई सोच सकता है तो किसान का बेटा ही सोच सकता है कि गरीब आदमी 108 नंबर दबाए तो एम्बुलेंस उसके पास पहुंच जाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी टेक्नोलॉजी व्यवस्था की, आप अपने रिश्तेदार को फोन मिला लेना और उसी समय एम्बुलेंस को मिला लेना, देख लेना एम्बुलेंस पहले आएगी कि रिश्तेदार पहले आएगा। ये है माननीय अखिलेश। 102 नंबर गर्भवती महिलाओं के लिए और जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस हमीरपुर में शुरुआत करने का काम किया था कि अगर जानवर भी बीमार हो उसके लिए भी एम्बुलेंस जाएगी और इलाज करके आएगी। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था की थी। और साथ ही साथ में जिस तरीके से शिक्षा, आज शिक्षा अमीरों की चीज हो गई, गरीबों की नहीं। अगर किसी को मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो गरीब आदमी कैसे कर पढ़ेगा, उसके पास इतनी फीसें कहां हैं। इन्होंने तो सीटें भी नहीं बढ़ाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का काम किया था, पीजी की सीटें बढ़ाने का काम किया था। और साथ ही साथ में इन्होंने तो आरक्षण में घोटाला किया, नीट परीक्षा में आरक्षण में घोटाला किया और नीट की परीक्षाओं में बैकवर्ड को आरक्षण नहीं दे रहे थे। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत की पार्लियामेंट में ललकारने का काम किया सरकार को, और सदन से लेकर सड़क तक ललकारने का काम किया। तो मजबूर होकर इनको नीट में ओबीसी का आरक्षण देना पड़ा, लेकिन 10,000 सीटें हमारी खा गए। उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? जो 10,000 हमारे बैकवर्ड के लोग बन सकते थे डॉक्टर, उनकी क्षतिपूर्ति कौन? ये इसीलिए आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों के आरक्षण में घोटाला किया, 68,000 शिक्षकों में आरक्षण का घोटाला किया। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में जो कहते हैं कि हम सभी जातियों का काम करते हैं, अरे बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसी निकली थी, उसमें 11 वैकेंसी मुख्यमंत्री ने अपने जात के लोगों को भर्ती कर लिया। ये जातिवादी नहीं है, इनकी जात का गुंडा अपराधी होना चाहिए। वो चाहे फिर क्रिकेट खेले, उसको पुलिस क्रिकेट खिलाएगी। यह है अपराध। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की सोच नौजवानों के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति है, उन्हें पता है गांव गरीब के लोग लैपटॉप नहीं खरीद सकते। उन्होंने 18 लाख लैपटॉप देने का काम किया था, जो अच्छा लैपटॉप था आज तक काम कर रहा है। यह है सोच माननीय अखिलेश यादव जी की। और जिस तरीके से ये हमारे नेता को और माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का काम कर रहे थे, और अब तो न कलेक्टर हैं बैकवर्ड के, न कुलपति हैं, न कप्तान हैं, कहीं हैं नहीं है, न यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं। पीजीआई में भी आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और साथ ही साथ में जिस तरीके से ये लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, लगातार माननीय अखिलेश यादव जी की छवि से ये घबराए हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की छवि का मुकाबला
ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं और नाना प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन सारे षड्यंत्रों को नाकाम हो जा रहे हैं, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति लड़ रहा है और जिसके ऊपर पेन के नोक के बराबर भी दाग नहीं है, और जिस बेबाकी से माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और जब रथ निकला माननीय अखिलेश यादव जी का, लाखों लाख लोग निकल गए, और मैंने तो इतिहास में न कहीं पढ़ा था न देखा था, जब माननीय अखिलेश यादव जी गाजीपुर से चले और गाजीपुर से चलते हुए और सुबह चले थे, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई और सवेरा हो गया, लेकिन लाखों लोग खड़े थे। उसी दिन कृषि कानून वापस लेना पड़ा इनको, क्योंकि सभी जाति वर्ग, इनको पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा रही है, इसलिए कृषि कानून वापस लिया। ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने तो हमारे समाज को भी ठगने का काम किया। कहा 17 जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगे, चाहे कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुराहा, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, इनको कहा था आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इनको 87 योजनाओं में 7.5% आरक्षण दिया और इनको 17 जातियों को भी अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी को मैं ऐसे नेता को शानदार धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यही नहीं किया, हमारे समाज के गरीब जातियों के महापुरुषों को भी सम्मानित करने का काम किया। महाराजा निषाद राज, महर्षि कश्यप के नाम पे अवकाश घोषित करके उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ने उसको स्थगित करने का काम किया, अवकाश हमारे महापुरुषों की छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। लेकिन इस अपमान का भी बदला हमारा समाज 2022 में लेने का काम करेगा। और यही नहीं किया, हमारे समाज का, पिछड़ी जातियों का अगर सम्मान इस हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी है। याद करो वीरांगना फूलन देवी को जेल से रिहा करा के और मिर्जापुर भदोही से बैठे, मिर्जापुर भदोही से पार्लियामेंट मेंबर बनाने का काम किया। हम वहां के लोगों को धन्यवाद देते हैं, 2 बार भारत की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। लेकिन किसके जमाने में हत्या हुई? बीजेपी के जमाने में हत्या हुई। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी। जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां हमारी बहन के गोलियों से छलनी करने का काम बीजेपी के शासनकाल में हुआ। हत्यारा किसके जमाने में जेल से बाहर आया? बीजेपी के जमाने में हत्यारा भी जेल के बाहर घूम रहा, जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। यह है बीजेपी की सोच, हमारे पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, निषादों के प्रति ये सोच है। और बीजेपी का प्रवक्ता अभद्र टिप्पणी करता है, एक बार भी बीजेपी ने माफी मांगने का काम नहीं किया और वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे। हम लोग रायबरेली लगाने जा रहे थे, हमको गिरफ्तार कराने का काम किया, मनोज पांडे जी को भी गिरफ्तार कराने का काम किया। और जो चबूतरा बना था मूर्ति का, हमारी वीरांगना फूलन देवी सांसद का, उस चबूतरे को तोड़वाने का काम किया। तो मैंने भी संकल्प ले लिया, मैं मल्ला, निषाद और केवट का बेटा हूं, तुमने हमारा चबूतरा तोड़ा है, हम बीजेपी सरकार को तोड़ने का काम करेंगे, नस्ता नाबूद करने का काम करेंगे। बताइए, मैं तो घूम रहा हूं पूरे प्रदेश में, और जिस तरीके से इस बार पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लामबंद हुए हैं, निश्चित तौर पे बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होगा और समाजवादी पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। ये पिछड़ों को आरक्षण किसने दिया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण देने का काम किया। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का काम किया था। मंडल कमीशन की सिफारिशों को कौन विरोध करता था? यही बीजेपी के लोग विरोध करने का काम करते थे। मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू हुई, 27% आरक्षण अगर शैक्षणिक संस्थाओं में मिल रहा है, नौकरियों में मिल रहा है, तो वो माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की देन है। आदिवासियों को भी
पंचायत में अगर आरक्षण मिल रहा है एसटी बिरादरी को, मिर्जापुर सोनभद्र के लोग बैठे हैं जानते हैं, आदिवासियों को भी आरक्षण देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। पंचायत में भी आरक्षण देने का काम समाजवादी ने किया था, जिससे प्रधान और बीडीसी बनते हैं। बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका में चेयरमैन, नगर निगम में सभासद, अगर आरक्षण मिला है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। ये तो आरक्षण खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज निजी क्षेत्रों में बेचे दे रहे हैं, करे देश बिकने नहीं देंगे, देश की सारी संपत्ति बेचे दे रहे हैं कि ये पिछड़े और दलित आरक्षण न पा पाए, इसलिए इसको देश की सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। चंद उद्योगपतियों को, इनको भारतीय रेल अच्छी नहीं लगती, इनको अडानी रेल अच्छी लगती है, इनको चौधरी चरण सिंह का हवाई अड्डा अच्छा नहीं लगता, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा दिया था लखनऊ की राजधानी में, उसको इनको अडानी हवाई अड्डा अच्छा लगता है। एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, आपके आईटीआई बेच दी, पॉलिटेक्निक बेच दी, LIC बेच दी। ये क्या क्या करना चाहते? कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? ये चंद उद्योगपतियों का भारत बनाना चाहते हैं। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने भारत को गुलाम बना दिया था, उसी तरीके से कंपनियों के माध्यम से ये हमको आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो काला कानून किसानों को ले आए। ये किसानों का काला कानून इसलिए ले आए थे कि ये चंद उद्योगपतियों के हाथ में खेती बाड़ी चली जाए। क्योंकि कोरोना काल में अगर किसी ने अर्थव्यवस्था ठीक रखी तो कृषि सेक्टर था जिसने अर्थव्यवस्था ठीक रखी। अगर आर्थिक मंदी आई तो किसकी वजह से बची? केवल कृषि की वजह से आर्थिक मंदी भी बची। ये चाहते हैं चंद उद्योगपतियों, जब मैं हमारा किसान आलू पैदा करता है तो 5 रुपए 10 रुपए में बिकता है, और चंद उद्योगपति जब आलू गोदाम में भर लेते हैं तो वही 50 रुपए में खरीद के किसान को भी खाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं। ये चंद उद्योगपतियों के माध्यम से जिस तरीके से एक कंपनी आई थी जियो, कहा फ्री में सिम देंगे, फ्री में मोबाइल चलाओ। क्या आप फ्री में मिल रहा है? बताओ, फ्री में मिल रहा है? जिस तरीके से अंग्रेजों ने चाय की आदत डाल दी, क्या चाय अब फ्री में मिल रही है? नहीं मिल रही। इसी तरीके से आज मोबाइल का रिचार्ज बढ़ गया, टीवी का रिचार्ज बढ़ गया, आपके घरों में पैसा निकालने की मशीनें लगाई जा रही। मशीनें, बिजली के मीटर कहा फ्री में लगेगा। अरे जो मीटर नहीं लगवा सकता वो बिल कहां से देगा? ये कभी बीजेपी ने नहीं सोचा क्या? जो सिलेंडर 1000 का खरीद नहीं सकता वो 1000 का भराएगा कहां से? ये कभी नहीं कल्पना की क्या? ये ऐसे आरएसएस के लोग खतरनाक हैं, ये देश के लिए खतरा है। ये तो सरदार पटेल ने उसी वक्त कह दिया था कि देश के लिए, दुनिया के लिए ये आरएसएस खतरनाक संगठन है, ये हमको आपको लड़ाएंगे। इसीलिए प्रतिबंध लगा था, ये हमको आपको लड़ाएंगे जात धर्म गोत्रों में। लेकिन नहीं कहना चाहिए क्या? हमको आज पश्चिम में दौरा कर रहे हैं सब माननीय अखिलेश यादव, गठबंधन, लोकदल के गठबंधन के साथ पूरी जनता खड़ी है। इनके पास विकास के नाम पे कोई काम नहीं है, तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप हमको हिंदू मुसलमान में बांटते हो तो आपने अपने नेताओं, हमारे जो नेता हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी मुसलमानों के घर में क्यों की है? बताए ना, बीजेपी क्यों की है? ये अपना दामाद बना ले, कोई दिक्कत नहीं। हम नावेद जी को अगर बगल में बैठा ले तो इनको दिक्कत है। ये है बीजेपी की सोच। ये बीजेपी बहुत खतरनाक संगठन है। जब जब इनकी सरकारें आई नौकरियां नहीं मिली हैं। मैंने पहले भी सरकारें देखी, इसलिए ये आप सौभाग्यशाली, हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता मिला, नौजवान ईमानदार नेता मिला, शानदार पढ़ा लिखा विद्वान नेता मिला, माननीय अखिलेश यादव रूपी नेता मिल गया है। हम उनके सहारे इस बीजेपी को धराशायी करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर